हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। आज की क्लास में अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हाफ पार्ट अपन ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आपने कल की क्लास को अटेंड किया होगा और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज अपन जो आगे का नेक्स्ट पार्ट है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, यानी कि समीपस्थ सम्मिलित नलिका के कार्य। देखते हैं अपन। सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला द्वारा निर्मित होती है जो पुनरावशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाती है। अब अपन देखते हैं कि पुनरावशोषण किन किन चीजों का होता है। देखेंगे लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों का, साथ ही साथ 70-80% वैद्युत अपघटे और जल का भी पुनरावशोषण हो जाता है एंड HCO3 यानी कि बायोकार्बोनेट्स का पुनः अवशोषण। अब अपन देखते हैं कि स्त्रवण H+ और K+ और अमोनिया का स्त्रावण करके शारीरिक तरलों के pH और आयनिक संतुलन को यह बनाए रखती है, PCT। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नलिका का, हेनलीज लूप। यह मेडुला के अंतरकाशी तरल की प्राशरणीयता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी दो भुजाएं होती है, देखेंगे अपन, अवरोही भुजा एंड आरोही भुजा। फर्स्ट अपन देखते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, यह जल के लिए पारगम्य होती है एंड साथ ही साथ विद्युत अपघट्य के लिए अपारगम्य होती है, जिससे नीचे की ओर जाते समय निशान होता है वो सांद्र हो जाता है। अब अपन देखेंगे आरोही भुजा यानी कि असेंडिंग लिम्ब। जल के लिए यह अपारगम्य होती है, साथ ही साथ यह विद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य होती है। यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय रूप से अवशोषण होता है, जिससे ऊपर की ओर जाते समय निशान होता हुआ तनु हो जाता है। अब अपन देखते हैं DCT यानी कि दूरस्थ सम्मिलित नलिका। पुनरावशोषण की अगर अपन बात करें कि यहाँ विशिष्ट परिस्थितियों में Na+ जल और बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण होता है और यहाँ पे H+, K+ और अमोनिया का चयनात्मक स्त्रवण होता है। रक्त में सोडियम पोटेशियम संतुलन तथा pH बनाए रखना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, संग्रह नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली लंबी नलिका होती है। इसमें अगर पुनरावशोषण की बात करें तो यहाँ पे जल का पुनरावशोषण होता है, जिससे मूत्र सांद्र हो जाता है। और अब अपन देखते हैं यूरिया। मध्यांश की अंतरकाशी प्राशरणीयता बनाए रखने के लिए यूरिया का कुछ भाग वृक्क मध्यांश में जाता है। और वहीं अपन देखते हैं H+ और K+ आयनों के चयनात्मक स्त्रावण द्वारा रक्त का pH और आयनिक संतुलन यह बनाए रखती है। अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन। ठीक है, स्तनधारियों में सांद्रित मूत्र बनाने के लिए हेनले लूप और वासा रेक्टा मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वासा रेक्टा और जो हेनलेज लूप है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब अपन देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म या फिर प्रतिधारा तंत्र। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निषेध का प्रवाह है विपरीत दिशाओं में होता है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का प्रवाह भी विपरीत दिशाओं में होता है। ठीक है, चलिए प्राशरण दाब की प्रवणता की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो मध्यांशी अंतराकाश में प्राशरण दाब बाहरी भाग वलकुट से आंतरिक भाग मेडुला की ओर लगातार बढ़ता है। वहीं अगर अपन इसके बात करें तो देखेंगे इसका मान वलकुट में होगा 300 मिली ऑस्मोल से बढ़कर आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 मिली ऑस्मोल हो जाता है। यह प्रवणता NaCl और यूरिया के परिवहन के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेलने लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे अवरोही भुजा के साथ विनिमित करके वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा अंतराकाश में लौटा दिया जाता है। अब अपन देखेंगे यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाश को पुनः लौटा दी जाती है। बात करेंगे अपन इसके महत्व की। देखेंगे यह क्रियाविधि मध्यांश की अंतराकाशी प्रवणता बनाए रखती है, जिससे संग्रह नलिका द्वारा जल का अवशोषण आसानी से होता है। इसके प्रभाव से हमारे प्रारंभिक निषेध की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। अब अपन देखेंगे नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा प्रमुख पदार्थों का पुनरावशोषण एवं स्त्रवण। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं
ये देखिए ये पार्ट रहेगा अपना बोमन संपुट, ठीक है। ये यहाँ देखेंगे ये वाला पार्ट रहेगा अपना पीसीटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये देखिए जल का NaCl का देखिए पुनरावशोषण हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है H+ और अमोनिया का स्त्रवण हो रहा है। ये रहेगा यू आक्षेप में हैनले लूप। ये इसकी रहेगी अवरोही भुजा जो जल के लिए पारगम्य होती है। इधर ये आरोही भुजा जो NaCl के लिए पारगम्य होती है और जल के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है। तो अब देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे H2O का पुनरावशोषण हो रहा है, इधर देखिए NaCl बाहर निकल रहा है। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं DCT की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए H+ और K+ का स्त्रावण हो रहा है, साथ ही साथ H2O, NaCl एंड बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण होता है। ये इधर अपन देखेंगे संग्राहय नलिका की अगर अपन बात करें तो देखिए संग्राहय नलिका में से H2O का पुनः अवशोषण होता है, जिससे अत्यधिक सांद्र जो मूत्र है वो उत्सर्जित होता है। इससे क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में मतलब निर्जलीकरण नहीं होता है, डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं वृक्क क्रियाओं का निगमन, ठीक है, नियमन, वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्क की कार्यविधि का नियमन 3 घटकों द्वारा होता है। फर्स्ट अपना रहेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेकंड अपन बात करें JGA यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एंड थर्ड रहेगा अपना हार्ट। हाइपोथैलेमस द्वारा एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन का शरीर से जल का अत्यधिक ह्रास होने पर प्रासरण ग्राहियों सक्रिय होती है तथा हाइपोथैलेमस से एडीएच का स्त्रवण होता है। इसका कार्य क्या होता है देखेंगे अपन, नलिका के अंतिम भाग से जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है तथा मूत्रलता को रोकता है। रक्त वाहिनियों में संकुचन पैदा करके रक्त दाब और GFR को यह बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पुनर्भरण। शरीर में द्रव का आयतन बढ़ने पर प्रासरण ग्राहियां निष्क्रिय हो जाती है और एडीएच का स्त्रवण बंद हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस द्वारा नियमन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अगर उद्दीपन की अपन बात करें देखेंगे गुच्छीय रक्त प्रवाह है, गुच्छीय रक्तदाब या GFR में गिरावट आने पर JG सेल्स सक्रिय हो जाती है। रेनिन के अगर कार्य की बात करें अपन, यह रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है। एंजियोटेंसिन सेकंड के प्रभाव की अगर अपन बात करेंगे, यह एक शक्तिशाली वाहिका संकीर्णक है जो गुच्छीय रुधिर दाब और GFR को बढ़ाता है। एंड यह एड्रिनल कोर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए भी प्रेरित करता है। यहाँ पे अपन देखेंगे एल्डोस्टेरोन के क्या कार्य होते हैं। नलिका के दूरस्थ भाग से Na+ तथा जल की पुनरावशोषण को बढ़ाता है, जिससे रक्तदाब और GFR में वृद्धि होती है। इस पूरी प्रक्रिया को अपन कहेंगे RAAS, ठीक है। अब अपन देखते हैं हार्ट यानी कि ANF द्वारा नियमन। उद्दीपन की अगर अपन बात करें, हार्ट के आलिंदों में अधिक रुधिर प्रवाह होने पर आलिंदीय नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एड्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर स्रावित होता है। एंड इसका कार्य क्या होता है, वैसोडाइलेशन यानी कि रक्त वाहिकाओं को फैलाना। महत्व क्या होगा, ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। ये देखिए यहाँ पे अपन जो काउंटर करंट मैकेनिज्म उसको अपन यहाँ पे भी अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए ये अभिवाही धमनिकाएं हैं जो रक्त को इसमें लेके आ रही है, अपवाही धमनिकाएं रक्त को बाहर लेके जाती है। ये यहाँ पे अपन ग्लोमेरुलस को देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपन अच्छे से देख पाएंगे जो 300 मिली ऑस्मोल है वो देखिए यहाँ पे 1200 ऑस्मोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए नेफ्रॉन और वो जो वासा रेक्टा की जो अपन ने काउंटर करंट मैकेनिज्म देखी थी वो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं मिक्चुरेशन या फिर मूत्रण। मूत्र त्यागने की प्रक्रिया को मूत्रण कहते हैं तथा इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका कार्यविधि को अपन मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। इसकी प्रोसेस क्या होती है कि मूत्राशय में मूत्र भरने से उसकी भित्ति फैलती है, जिससे तनन ग्राहियां केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आवेग भेजती है एवं CNS मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन और मूत्राशय अवरोधिनी के शिथिलन हेतु प्रेरक संदेश भेजता है, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। अब अपन मूत्र के गुण की अगर अपन बात करें तो इसका आयतन होता है औसतन
1 से 1.5 लीटर एंड हल्का पीला अम्लीय ये होता है। इसकी पीएच होती है 6.0। वही अगर यूरिया उत्सर्जन की बात करें तो 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जित होती है। रोग निदान में महत्व की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए ग्लाइकोसूरिया यानी कि मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति होती है, साथ ही साथ कीटोनूरिया यानी कि मूत्र में कीटोन काय की उपस्थिति होती है। ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया दोनों ही मधुमेह के प्रमुख लक्षण होते हैं। अब अपन देखेंगे उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। भाई किडनी के अलावा जितने भी जो और अदर ऑर्गन्स है वो भी उत्सर्जन में हेल्प करते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं लंग्स या फिर फेफड़े। अत्यधिक मात्रा में CO2 तथा जलवाष्प का निष्कासन करना। नेक्स्ट देखेंगे अपन लीवर, यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का स्राव करती है। इसके माध्यम से बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड निम्नीकृत स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन तथा औषधीय मल के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे त्वचा यानी कि स्किन, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, पसीने के रूप में H2O, NaCl तथा कुछ मात्रा में यूरिया व लैक्टिक अम्ल यह बाहर निकालती है एंड वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को यह ठंडा रखती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन लार, यह नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन करती है। ठीक है, देखते हैं अपन डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरेमिया, रक्त में यूरिया का एकत्रित होना जिससे किडनी फेलियर हो जाता है उसे अपन यूरेमिया कहते हैं। अब अपन देखते हैं हीमोडायलिसिस क्या होता है या फिर रक्त अपोहन। यूरेमिया के रोगियों के रक्त से यूरिया तथा अन्य अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए हीमोडायलिसिस प्रोसेस यूज ली जाती है। रोगी की धमनी रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन मिलाकर हीमोडायलाइजर की सेलोफेन नली में भेजा जाता है। नली के बाहर उपस्थित अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं जिससे सांद्र प्रवणता के अनुसार अपशिष्ट बाहर निकल आते हैं। वहीं अपन देखेंगे शुद्ध रक्त में एंटी हिपेरिन मिलाकर उसे रोगी की सीरा द्वारा वापस शरीर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी फेल होने पर क्लोज रिलेटिव डोनर की किडनी का प्रत्यारोपण किया जाता है ताकि प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार न करे। ठीक है, क्लोज रिलेशन वालों को ही लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रीनल कैल्कुलाई या फिर किडनी स्टोन। वृक्क में अघुलनशील क्रिस्टलिक लवणों के पिंड का जमाव होना यानी कि ऑक्सलेट का जमाव होना किडनी स्टोन कहलाता है। अब अपन देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वृक्क के ग्लोमेरुलस में होने वाली सूजन को अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। एन्यूरा यानी कि मूत्र का उत्पादन न होना। नेक्स्ट देखेंगे पोलीयूरिया यानी कि मूत्र का अत्यधिक उत्पादन होना। हेमेटूरिया क्या होता है, रक्त में मूत्र में रक्त का आना हेमेटूरिया दर्शाता है। एंड डिसयूरिया यानी कि मूत्र करते समय दर्द होना, इसे अपन यानी कि दर्द युक्त मूत्र त्याग, इसे अपन डिसयूरिया कहते हैं। ये आज की क्लास में अपन ने जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस है उसमें अपन एनसीईआरटी के जितने भी जो चैप्टर्स अपन कवर करेंगे उन सब की जो एमसीक्यूज है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। कल की क्लास में अपन जो मस्कुलर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू क्लासेज को ज्वाइन कीजिए और आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।